हेलो स्टूडेंट, हम सेवन्थ हिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है नए राजा और उनके होते हैं उनके विषय में हम बात करें। सेकंड पार्ट में राज्यों में प्रशासन की बात आती है। जो राज्यों का निर्माण हुआ, नए राज्य जो राजाओं के द्वारा जीते गए हैं, उनमें किस प्रकार से जो प्रशासन की व्यवस्था को चलाया गया उसके विषय में बात करते हैं। बात आती है कि इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा की या त्रिभुवन चक्रवर्तीन तीन भुवनों का स्वामी, इसी तरह की अन्य भारी जो भरकम उन्होंने उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब अपने शासन को चलाने के लिए वो इनका सहयोग लेते थे, चाहे सामंत हैं, बड़े जो जमींदार हैं, किसान रहे हैं, उनके साथ बड़े व्यापारी रहे हैं। और इन सभी राज्यों के उत्पादकों तथा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते रहे हैं। किसानों से अनाज वगैरह है, पशुपालकों से पशु वगैरह हैं, कारीगरों से जो साम्राज्य की ज़रूरतें उनका पूरा करने के लिए जो संसाधन हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वो इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या मजबूर किया जाता था, चाहे वो किसान है, पशुपालक है, कारीगर हैं। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करके भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था, वो बात यहाँ रही है। तो 400 करों के विषय में बात की गई है। जो राजस्व लेने की बात है, जो टैक्स लेने की बात है, तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो ऐसे सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो दिया गया है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब मजदूरी करवाई जाती थी, जबरन काम करवाया जाता था। और कदमाई यानी कि भूस्वामी थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर है। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए, सीढ़ी के लिए इस्तेमाल कर लगाने वाला कर है। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर है। मतलब ऐसे कर रहे हैं। क्या कहता है कि जो अनाज को सुखाने पर, छत पर, मकान पर सुखाते थे उसका कर लेते हैं। खजूर के पेड़ से अगर कुछ पेड़ पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कर लगा दिया गया। तो इस तरह के कर यहाँ लगाए गए हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार होते थे, मतलब उसके आय का साधन होते थे, उसके पैसे का साधन होते थे, यहाँ बात करता है। और साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। मंदिरों का निर्माण किया जाता था, किलों का निर्माण किया जाता था, उसी पैसे से किया जाता रहा है। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के लिए प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। तो मतलब जो कारीगरों से बनवाए जाते थे उनका इस्तेमाल। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, जो जिनका प्रभाव रहा हो, और वो वंशागत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, राजस्व वसूली के लिए, बड़े पदों पर, सेना का संचालन करने के लिए। तो राजा के जो नज़दीकी होते थे उन्हें ही नियुक्त किया जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या है में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सब से सत्य नहीं भी हो सकते। मतलब जिनके अंदर जानकारियाँ दी गई हैं वो हो सकता है वो सही भी ना हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि सरकार, शासक खुद को कैसा दर्शाते थे। राजा के बारे में जो जानकारी देने वाले, उसके शासन के बारे में जानकारी देने वाले जो यहाँ रहे हैं, कि मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। अक्सर प्रशासन में मदद मिलती हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा रचित जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जो राजा के बारे में जो जानकारी देते हैं, उन्हें प्रशस्तियाँ कहा गया है। आगे बात करते हैं हम इसमें कि नागभट्ट की उपलब्धियाँ। पिछले कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है, उसके विषय में जानकारियाँ दी हैं। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई जो प्रशस्ति है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश जो राजवंश है, नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग जो आज का उड़ीसा है, अशोक का युद्ध था जो कलिंग का, उसके विषय में बात है। तो उड़ीसा जो आज का राज्य है वो कलिंग का हिस्सा होता था। अपने तब यहाँ बातें की गई हैं। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में से
पुरस्कृत करते थे, उनके विषय में जो व्याख्यान करते थे, उनके विषय में जानकारियाँ देते थे, उन्हें भूमि दान में दी जाती थी। ये ताम्रपत्रों के अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो ये जो नीचे दिखाए गए हैं, जो ये दिखाए गए हैं ये तस्वीर में, तो ये ऐसे। आगे बात करता है भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। यहाँ चलो द्वारा दिए गए भूमिदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेडें बनाकर, मतलब जिसे हम डोलियाँ कहते हैं, मेड कहते हैं, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया। भूमि को बांटा गया। भूमि पर ये चीज़ें जैसे फलदार वृक्ष लगाए गए, पानी, भूमि, बगीचे, फलेदार पेड़ पौधे, कुएँ, खुली जगह, चरागाह, गांव, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, मतलब इस तरह के जो मछलियों तालाब हैं, छतें, गहरी झीलें, ये सारी चीज़ें वहाँ होती थी जिसे अब भूमि मिलती थी। वो सारी चीज़ें होती थी। इस वैसे कर वसूल कर सकता था वह। न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। तो ये बातें यहाँ रखी गई हैं। कुएँ खुदवा सकता है, कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य की रचना रची गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कश्मीर के विषय में जो जिन शासकों ने शासन किया कश्मीर पे, कल्हण द्वारा राजतृंगिणी लिखा गया है। यहाँ नाम नहीं बताया गया उसका। कल्हण के द्वारा राजतृंगिणी एक वृत्तांत लिखा गया है जिसमें कश्मीर में शासन करने वाले शासकों के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं। तो आगे हम बात करेंगे धन के लिए युद्ध जो लड़े गए राजाओं के द्वारा। तब तक धन्यवाद।